नमस्कार। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए, पेपर सेकंड, भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछले दो वीडियोस में हमने 1935 के अधिनियम की विशेषताएं, उसका मूल्यांकन, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय व्यवस्था और उसका मूल्यांकन देखा। इस अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर न केवल यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बल्कि आरएएस मेंस और आईएएस मेंस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द एक्ट ऑफ 1935। तो जैसा हमने अधिनियम की विशेषताओं में पढ़ा कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय शासन की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन कर दिया गया। अब तक जो प्रांतों को सत्ता प्राप्त होती थी वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त थी, परंतु अब प्रांतों को इस अधिनियम में वैधानिक स्थिति, कानूनी स्थिति प्रदान की गई। पहली बार प्रांतों को वैधानिक सत्ता प्राप्त हुई। अब इस अधिनियम से पूर्व तक जो प्रांतीय सरकारें थी वो भारत सरकार की अभिकर्ता मात्र थी, लेकिन अब वैधानिक सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद इन्हें लगभग समकक्ष स्थिति केंद्र के समान प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 1937 से ये व्यवस्था लागू हुई और इसी दिन को हम मानते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता भारत में कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1937। संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1 अप्रैल 1937। इस अधिनियम में गवर्नर जो है, जो सम्राट का प्रतिनिधि होता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट किया करता था, जबकि अन्य गवर्नरों की नियुक्ति गवर्नर जनरल की सिफारिश पर होती थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। गवर्नर की वैधानिक स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। अब गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करता था, वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त होता था। लेकिन जब वह अपने विवेक या अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य करता था तो उस पर गवर्नर जनरल का निरीक्षण और नियंत्रण बना रहता था। इस अधिनियम में गवर्नर की 3 प्रकार की शक्तियों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहली प्रकार की शक्ति है मंत्रियों के परामर्श के आधार पर गवर्नर द्वारा किए जाने वाले कार्य। ये एक साधारण सी शक्ति है, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, नंबर 2 स्वविवेकी शक्तियां और नंबर 3 विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियां, ये ऐसी शक्तियां हैं जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की पोल खुलती है कि वास्तव में प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रम था या एक वास्तविकता थी। ये हमें इस बात से क्लियर होगा जब हम इन दोनों शक्तियों को पढ़ेंगे कि वास्तव में किस हद तक, किस मात्रा तक भारत में प्रांतों को उत्तरदायी शासन मिला। तो स्वविवेकी शक्तियों में पहला क्षेत्र है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जिसमें गवर्नर को ये शक्ति दी गई कि वह अपवर्जित क्षेत्रों, पिछड़ी हुई जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन संभालेगा, मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति कर सकता है, मंत्रियों के वेतन निश्चित कर सकता है, शासन तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से की गई हिंसक और विनाशकारी कार्यवाहियों को रोक सकता है, गुप्तचर विभाग की सूचनाओं को एकत्रित करेगा, प्रांतीय लोक सेवाओं के आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ऐसे ये कुछ कार्य कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र में है। विधायी क्षेत्र में है प्रांतीय विधानमंडल की बैठक बुलाना, स्थगित करना, विघटित करना,
प्रांतीय व्यवस्थापिका में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों की पुनः स्थापना के लिए पूर्व अनुमति देना, किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा पर चल रहे वाद विवाद को रोकना, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना अथवा निषेधाधिकार का प्रयोग करना अथवा उन्हें गवर्नर जनरल के विचारार्थ आरक्षित रखना, अध्यादेश प्रवर्तित करना, ये विधायी क्षेत्र के कार्य हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त था कि बजट की कौन सी मत सापेक्ष वोटेबल है और कौन सी मत निरपेक्ष नॉन वोटेबल है। इसके अतिरिक्त वह बजट के मत सापेक्ष भाग में विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत अथवा कम की गई किसी अनुदान की मांग को यथापूर्व स्थापित कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर को व्यवहार में प्रांत के संपूर्ण बजट पर अधिकार प्राप्त था। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर को एक और महत्वपूर्ण स्वविवेकी शक्ति प्रदान थी। गवर्नर को यह अधिकार था कि आवश्यकता होने पर प्रांतीय शासन की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ले। इसके अनुसार उसे ये घोषणा करनी होती थी कि प्रांत में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। घोषणा के बाद वह मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकता था, विधानसभा का विघटन कर सकता था और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रांतीय सरकार के समस्त सरकारी निकायों का शासन अपने हाथ में ले सकता था। जैसे अभी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है कि राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास भेजता है और उसमें ये लिखता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इस आधार पर केंद्र सरकार संबंधित प्रांत में, राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये व्यवस्था वही है। तीसरा जो प्रकार था गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व, जिसके संबंध में गवर्नर मंत्रियों को परामर्श लेने के लिए तो बाध्य था कि वो क्या परामर्श दे रहे हैं, ठीक है परामर्श ले लो, लेकिन गवर्नर मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अंतर्गत जो विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर के थे उसमें नंबर 1 है प्रांत अथवा उसके किसी भाग में शांति की स्थापना अथवा शांति भंग करने वाले खतरे का निवारण। नंबर 2 अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा। नंबर 3 सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों व उचित हितों की रक्षा। नंबर 4 देसी रियासतों के अधिकारों और उसके शासकों के हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा। नंबर 5 व्यापारिक विभेदों को रोकना। नंबर 6 आंशिक रूप से अपवर्तित क्षेत्रों का प्रशासन। ये विशेष उत्तरदायित्व की शक्तियां गवर्नर की थी। प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत जो मंत्री परिषद स्थापित की गई, गवर्नर को विविध कार्यों में मंत्रणा और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। अधिनियम के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार गवर्नर को दिया गया था, परंतु गवर्नर के निर्देश पत्र में कहा गया था कि गवर्नर के द्वारा उसी व्यक्ति के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसके पीछे व्यवस्थापिका का बहुमत हो। यह बात उत्तरदायी शासन की दृष्टि से आवश्यक भी थी। गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता था और मुख्यमंत्री की मंत्रणा के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्री विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रहते थे। तो जैसे अभी भी क्या होता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों के लिए क्या योग्यताएं तय की गई थी इस अधिनियम में? केवल ये योग्यता रखी गई कि मंत्री को प्रांतीय विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि किसी ऐसे सदस्य को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो प्रांतीय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो मंत्री पद पर रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। आज भी भारतीय संविधान में यही व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होती है।
मंत्रियों की संख्या जो है वो प्रांत की आवश्यकता पर छोड़ दिया गया था। उड़ीसा में केवल 3 मंत्री थे, जबकि बंगाल में 12 मंत्री थे, और मंत्रियों के कार्यभार को हल्का करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी की जाती थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अभी भी आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि 2003 के बाद जो है 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्री परिषद की संख्या विधानमंडल के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए मंत्रियों की संख्या सीमित हो गई है। तो मंत्रियों के कार्यभार को हल्का करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति आज भी होती है। इस प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांतीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई की व्यवस्थापिका में 2 सदन की व्यवस्था की गई, जबकि पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और मध्य प्रांत में केवल एक सदनीय व्यवस्थापिका रखी गई। प्रथम सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम विधान परिषद था। आज भी यही नाम है भारतीय संविधान में। विधानसभा के सब सदस्य निर्वाचित होते थे, किंतु विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ नामजद सदस्य भी होते थे। विधानसभा का संगठन कैसा था? जो निम्न सदन था विधानसभा, उसमें हर राज्य की में अलग अलग संख्या थी। जैसे मद्रास में 215, बम्बई में 175, पंजाब में 175, बंगाल में 250, संयुक्त प्रांत में 228, बिहार में 152। ऐसे हर राज्य में अलग अलग संख्या थी। विभिन्न प्रांतों में सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार मुसलमानों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों और भारतीय ईसाइयों को आरक्षित स्थान पर, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे गए थे। विधान परिषदों का संगठन जो है वो विधान परिषद उस समय 6 प्रांतों में थी। बंगाल में 75, मद्रास में 56, संयुक्त प्रांत में 60, बम्बई और बिहार में 30 और असम में 22 सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होते थे। योग्यता और कार्यकाल क्या तय किया गया था विधानसभा विधान परिषद के लिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आवश्यक थी, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। किसी भी क्षेत्र में यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 180 या 120 दिन आपको वहाँ रहना आवश्यक था। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता था। इसका, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन था, इसका कार्यकाल 9 वर्ष था। इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते थे। निर्वाचन का आधार सब वयस्क नागरिकों द्वारा चुनाव में भाग नहीं लिया जाता था। कुल जनसंख्या का केवल 14% ही उस समय उनको मताधिकार प्राप्त था, और शिक्षा, संपत्ति या कर की योग्यता रखी गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका के पास जो शक्तियां थी उसमें सबसे पहले विधायी शक्ति। प्रांतों को प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन यदि संवर्ती सूची के किसी विषय पर प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका के कानून में विरोध हो तो प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा कानून उस सीमा तक रद्द हो जाता था जिस सीमा तक वह केंद्रीय व्यवस्थापिका के कानून के विरुद्ध हो। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले प्रांतों में प्रत्येक विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक था। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में उपस्थित किए जा सकते थे। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में विभेद हो जाए तो गवर्नर दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता था और विधेयक पर बहुमत से निर्णय लिया जाता था। प्रशासन पर नियंत्रण के संबंध में व्यवस्थापिका प्रश्नों द्वारा, काम रोको प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, बजट में अनुदान की मांग करके प्रशासन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकती थी। विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रियों को पद त्याग के लिए विवश कर सकती थी।
वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत व्यवस्थापिका जहां द्विसदनात्मक थी, वार्षिक बजट को दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक था, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल विधानसभा को ही प्राप्त था। इस प्रकार व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं वो विधायी प्रशासन पर नियंत्रण और वित्तीय शक्तियां। यदि हम स्वायत्तता की बात करें, इन व्यवस्थापिकाओं को कितनी स्वायत्तता प्राप्त थी, तो इसके संबंध में एक कोटेशन है कि विधान परिषदों का गठन तो अलोकतांत्रात्मक पद्धति से किया गया और वे अनुदारवाद और प्रतिक्रियावादिता के गढ़ बन गए थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में हम कह सकते हैं उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता संख्या में वृद्धि की गई, जनता की सच्ची प्रतिनिधि इन्हें बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक तो मताधिकार का सीमित होना है ना, केवल 86% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था, तो एक तो ये ऐसा बिंदु है जो इन व्यवस्थापिकाओं को वास्तविक प्रतिनिधि होने से रोकता है। और दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर व्यवस्थापिका में जो निर्वाचन हो रहा था वो भी प्रांत की, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए उचित नहीं था। लेकिन फिर भी हम इस एक्ट के लिए को इसलिए हम कह सकते हैं प्रशंसा की जाती है इस एक्ट की कि इसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो इन प्रांतों में स्थापित हुई। 54 विषय प्रांतीय सूची में थे जो जिन पर एकमेव शक्ति राज्यों को प्रदान की गई थी। और यहाँ पर प्रांतीय स्वशासन का जो अर्थ है उसको हम दोनों संदर्भों में देख सकते हैं कि प्रांतों को एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार मिला, अर्थात उन्हें केंद्रीय नियंत्रण अथवा भारी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और दूसरा अर्थ है प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, प्रांत की सत्ता ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में आई जो व्यवस्थापिका के प्रति और अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रांतीय स्वशासन पर भी कुछ बाहरी और आंतरिक प्रतिबंध थे, जिनमें अगर हम बाहरी प्रतिबंधों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध था वो था गवर्नर द्वारा संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना। यदि गवर्नर किसी प्रांत में संकट काल की घोषणा कर देता था तो संपूर्ण प्रशासन गवर्नर के हाथ में आ जाता था। इसी प्रकार प्रांतों पर केंद्र के बहुत सारे नियंत्रण स्थापित किए गए थे। इन नियंत्रणों के कारण प्रांतों की सरकारें स्वायत्त तरीके से काम नहीं कर पाती थी। प्रांतों के कानूनी क्षेत्र पर गवर्नर जनरल का भी नियंत्रण रहता था। गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों वाली शक्ति के अंतर्गत गवर्नर प्रांत के किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था, किसी मंत्री के आदेश को निरस्त कर सकता था। कुछ आंतरिक प्रतिबंधों की बात करें तो गवर्नर जो है वो एक अनुत्तरदायी व्यक्ति था जिसकी नियुक्ति मतलब ब्रिटिश सरकार कर रही थी, चाहे वो गवर्नर जनरल की सिफारिश से करे या भारत मंत्री की सिफारिश से करे, लेकिन वो संवैधानिक अध्यक्ष ना होकर के वास्तविक अध्यक्ष बनने का प्रयास बार बार करते नजर आए। वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर को असाधारण शक्तियां दी गई। मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति भी गवर्नर को प्राप्त थी। गवर्नर जब चाहे तब मंत्रियों को अपदस्थ कर सकता था। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं के अधिकारी भी मंत्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे, यानी मंत्रियों का कहा नहीं मानते थे। मंत्रियों के कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास नहीं करते थे। ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के साथ साथ उसे एक भ्रम जाल भी बनाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने एक कोटेशन लिखा, सेवाओं की इस उच्च स्थिति के कारण उनके द्वारा अपने अधिकारी मंत्रियों की नीति, निश्चयों और आज्ञाओं की अवहेलना ही नहीं की गई,
वरन ऐसे गत्यावरोध उपस्थित किए गए जो मंत्रियों के लिए अपयश के विषय होते थे। तो प्रांतीय शासन पर जो बाहरी और आंतरिक नियंत्रण लगाए गए, तो ये कहा जा सकता है कि प्रांतीय स्वशासन को ये लागू करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने ईमानदारी से नहीं किया। वास्तविक स्वायत्ता जो भारतीय जनता चाहती थी वो प्रांतों को प्राप्त नहीं हुई, परंतु फिर भी हम इस कमियों में भी कुछ सकारात्मकता ढूंढें तो एक ये नवीन योजना पुरानी योजना से निश्चित रूप से कुछ अधिक सुधारात्मक थी, विकासवादी थी। इसी कारण कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों ने इस योजना को में संघीय योजना को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु प्रांतीय स्वायत्ता के इस अंश को स्वीकार करके कार्य करना प्रारंभ किया। और जब इस प्रांतों के चुनाव हुए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य छोटे छोटे दलों ने इन चुनाव में भाग लिया और 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई और 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों का निर्माण किया और लगभग 28 महीने इन मंत्रिमंडलों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करके संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। धन्यवाद।